नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। वार्ड 31 स्थित डेरा फूल बाबा के आश्रम को नहीं तोड़ने की मांग, भाजपा ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की दी गई जानकारी। एसएफआई ने इसी माह आने वाले बजट सत्र में हनुमानगढ़ के विधि एवं फार्मेसी कॉलेज को किया सरकारीकरण किए जाने की मांग। जंक्शन पुलिस ने सुरेशा मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर टाउन के वार्ड नंबर 31 स्थित डेरा फूल बाबा को नहीं तोड़ने के आदेश नगर परिषद को देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर टाउन स्थित वार्ड नंबर 31 में स्थित फूल बाबा के डेरे को नहीं तोड़ने के लिए नगर परिषद को पाबंद किए जाने की मांग की है। भाजपा द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि टाउन के वार्ड नंबर 31 में स्थित फूल बाबा का 100 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर है। हनुमानगढ़ टाउन के सनातन धर्म के लोगों की बहुत बड़ी आस्था इस मंदिर में है। ज्ञापन के अनुसार डेरे में मंदिर, शिवालय व पूजनीय पीपल का पेड़ है। यहाँ पर आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालु लगातार सुबह शाम जल चढ़ाने के लिए व विशेष पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। मंदिर में बने डेरे में सुबह शाम पूजा अर्चना होती है। वहाँ पर लगे हुए पीपल के वर्षों पुराने पेड़ पर श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं व अपनी मनौतियाँ मांगते हैं। ज्ञापन के अनुसार इस डेरा फूल बाबा को अब नगर परिषद प्रशासन तोड़ने की फिराक में है। यदि ऐसा हुआ तो हनुमानगढ़ टाउन के हजारों परिवारों की आस्था पर चोट पहुँचाने वाला काम होगा। ज्ञापन में भाजपा ने कहा है कि सनातन धर्म के इस आस्था केंद्र को तोड़ने व हानि पहुंचाने से तुरंत प्रभाव से रोका जाए। नगर परिषद को तुरंत प्रभाव से आदेशित किया जाए ताकि वह इस डेरे को तोड़ने या इसे नुकसान पहुंचाने की हिमाकत न करे। ज्ञापन देने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, नगर मंडल अध्यक्ष प्रदीप एरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। हनुमानगढ़ टाउन के 31 नंबर वार्ड में कॉलेज फाटक के पास एक 100 साल पुराना फूल बाबा का डेरा है। नगर पालिका उसे अतिक्रमण मान रही है, जबकि नगर पालिका से पहले वो वहाँ डेरा स्थापित था। वहाँ के लोगों का आस्था का केंद्र है। वहाँ समाधियाँ बनी हुई है, 3 संतों की तो समाधि है। और वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ है जिसे हमारी मातृशक्ति उसकी पूजा करती है। हमारे संत वहाँ रहते हैं, सुबह शाम आस्था का केंद्र बना हुआ है, लोग पूजा पाठ करते हैं। शिवालय भी बना हुआ है। तो आज हमने कलेक्टर महोदय से मांग की है कि इस स्थान को नियमित किया जाए, क्योंकि नगर पालिका उसको तोड़कर, नगर परिषद हनुमानगढ़ उसको तोड़कर, क्योंकि इस शहर में भूमाफिया की निगाहें ऐसे स्थानों पर है। पूर्व में भी 6 नंबर चुंगी के पास एक शिवलिंग डेरा था, वहाँ भी आस्था का केंद्र है। वहाँ भी नगर परिषद ने उसको तोड़ने का काम किया। लोग आज भी वहाँ पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, इन्होंने स्थान तोड़ दिया, लेकिन वहाँ महिलाएं आज भी खुले में अपने आस्था का केंद्र शिवलिंग की पूजा करती है। वहाँ दोनों समय भजन संध्या होती है। इस प्रकार आज हमने जो 31 नंबर वार्ड में फूल बाबा के नाम से जो डेरा है, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि नगर परिषद इसको तोड़े नहीं, क्योंकि वहाँ की जनता, जो रहने वाली जनता है, उसका आस्था का केंद्र है। और जब 10 सालों से लोग जहाँ स्थापित है वहाँ उनको पट्टे देने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे हमारी जो आस्था के केंद्र, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार, जो भी हमारी आस्था के केंद्र हैं उनके पुनर्निर्माण में लगी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि इस हनुमानगढ़ में ये नगर परिषद हमारी इन आस्था के केंद्रों को मिटाने पर तुली है। इसी बाबत आज ज्ञापन दिया है। भाजपा का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर कलेक्टर साहब से मिला है। टाउन में वार्ड नंबर 31 में फूल बाबा का डेरा है जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है। ये नगर परिषद 100 साल पुरानी है और इससे भी पुराना वो डेरा है जिसे आज नगर परिषद तोड़ना चाहती है। नगर परिषद डेरे नहीं, नगर परिषद हनुमानगढ़ के जो हिंदू समाज है उसकी आस्था से खिलवाड़ कर रही है। पहले शांति दास का डेरा था, उसको इन्होंने तोड़ा। वहाँ पे शिवलिंग स्थापित था, उसको इन्होंने नष्ट किया। जंक्शन में डेरा था, उसको इन्होंने नष्ट किया। जब पार्क बना रहे थे तो वहाँ पे माता विराजमान थी, इन्होंने उसको वहाँ से उठाया और नष्ट किया। ये मजाक बना के रख दिया है इन्होंने सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का। सीधा आरोप है नगर परिषद पे, नगर परिषद चलाने वाले लोगों पे कि आप सनातनियों के साथ अगर इस तरीके से करेंगे
तो हमें भी सामने खड़ा होना और आता है। बहुत हो गया, अब और नहीं। ये डेरा फुर बाबा का डेरा 100 वर्ष से पुराना है। शिवलिंग स्थापित है वहां पर, समाधि स्थापित है वहां पर, बजरंग बली साक्षात वहां बैठे हैं, पीपल देव वहां पर है। इन सबको हाथ लगाने नहीं देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आपके माध्यम से चेतावनी है सभापति जी को और उनके साथ साथ पूरे प्रशासन को, ईंट से ईंट बजा देंगे अगर इस डेरे के ऊपर आंख उठाई उन्होंने तो। हत्या के मामले में दर्ज मुकदमे में कार्रवाई की मांग को लेकर आज मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हत्या के मामले में करीब 20 दिन बाद भी आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज मृतक के परिजनों व वार्ड वासियों ने सोमवार को जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय प्रांगण में एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मृतक के परिजनों व वार्ड वासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान सोनू पुत्र पप्पूराम नायक निवासी अम्बेडकर कॉलोनी वार्ड नंबर 27 ने बताया कि उसका छोटा भाई दीपक उम्र 27 वर्ष 18 दिसंबर 2022 को दोपहर करीब 1:30-2 बजे अपने दोस्त विक्की पुत्र वेद प्रकाश, रमजान, कालू भाट, विशाल व विशाल के भाई व एक अन्य के साथ भद्रकाली मंदिर में जाने का कहकर घर से गया था। शाम करीब 6 बजे उसके पास विक्की ने फोन कर बताया कि उनका भद्रकाली मंदिर के पास झगड़ा हो गया है। झगड़े में दीपक के सिर में गंभीर चोट लगी है। वे उसको लेकर आज के जिला चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में पहुंच रहे हैं। वे भी जल्दी से वहां पहुंच जाएं। सोनू के अनुसार इसके तुरंत बाद वह आज के जिला चिकित्सालय पहुंचा तो डॉक्टर्स की ओर से उसके भाई दीपक को बीकानेर रेफर किया जा चुका था। वह उसी समय अपने भाई को लेकर बीकानेर रवाना हो गया। जब वे अर्जुन संत पहुंचे तो रास्ते में उसके भाई दीपक की मौत हो गई। इस घटना के बाद उसने पता किया तो जानकारी मिली कि उसके भाई दीपक के साथ भद्रकाली मंदिर के आसपास विक्की, रमजान, कालू भाट, विशाल व विशाल के भाई तथा अन्य गए थे। उसके भाई का इनके साथ झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान उसके भाई के सिर में चोट लगी, इसके कारण उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में हत्या के आरोप में SC/ST एक्ट के तहत टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले की जाँच अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने न तो किसी आरोपी को गिरफ्तार किया न ही कोई अन्य कार्रवाई की है। उन्होंने मांग की कि पुलिस इस प्रकरण की गंभीरता से जांच कर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाए। मामला सर बाने 2 जना ने खाया, बाने पूछो तो मेरे बेटा ने मेरे घर बैठा के ले गया नहीं। बाने पूछो ये क्या बात हुई है के ना। अब मैं तो मेरे घर बैठी, मैं तो फोन करके भी ना बुलाया है और बैठा भी सागे के करियो के ना करियो है। और फिर भी ना मार के और माना फोन करे क्या लड़ाई होगी भद्रकाली में और फिर थारा ने ले जाओ, संभाल लो थारा ने। ये मैं बेकसूर है, जब मैं फोन करके ये किया कहो नहीं तो मैं घर जा के सो के खा के नशा का पहला है और माना फोन करके मारी रात की नींद हराम कर दी है। बे अब मावा पांगा रुपया थाना में क्या चीज का भरा बे बेकसूर है जदे बाकी मावा रुपया थाना में ले लगे क्या करना चाहते मेरा बेटा छूट जाए है। रास्ता के राजीनामा क्या चीज हो राजीनामा करा रहे बे मारू एक मेरा लाल गया। अब ये लाल जाओगा तो हर माँ को लाल जाओगा, फिर ना पुलिस वाला सुनाई करे और ना कोई और बांगा पहले मुंह बंद कर दे फिर बड़ा भद्रकाली में कांड कर दे। पुलिस वाला भी कहती है ले लो है, पुलिस वाला कहती है ले लो, मैं पैसा की लोड़ नहीं, मेरा लाल को इंसाफ चाहिए, मैंने पैसा की कोई नहीं मना लोड़ है। भाई साहब जो क्या है कि अभी थोड़े दिन पहले करीब 20 से 18 दिन हो गए इस घटना को, और इसके बाद में क्या है कि अभी क्या है कि प्रशासन जो है वो इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा और इसके अंदर लिप्त हो चुका है, इसलिए इंसाफ नहीं मिल रहा है पीड़ित परिवार को। तो हम चाह रहे हैं इंसाफ मिले। अब SP साहब ने बुलाया है और सारी जांच कह रहे हैं की जाए। वो कह रहे हैं कि पत्थर से चोट लगी, तो मैंने जब मौके पे जाके देखा ऐसा कोई पत्थर की कोई चोट थी नहीं, ना कोई पत्थर था। तो हम ये चाह रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को इंसाफ मिले और जो है गंभीरता से जांच हो। मामला साहब क्या है कि उनको लेके गए और उनके साथ में मारापीटी करी और बच्चे की मौके पे खून ज्यादा बहने से सोनू का भाई था दीपक, उसको वहाँ पे भद्रकाली बुला लिया और उन्होंने वहाँ पे मौके पे जो है घटना करके और उसको ये अंजाम दिया। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज यातायात पुलिस द्वारा विद्यार्थियों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। इस मौके पर बोलते हुए यातायात प्रभारी अनिल चिंदा ने विद्यार्थियोयों को दोपहिया वाहन पर सदैव हेलमेट लगाकर चलने, चौपहिया वाहन पर सीट बेल्ट बांधने तथा अपने वाहन में पूरे कागजात रखने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा
कि लापरवाही से अनेक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिससे कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यदि हम निर्धारित ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि हेलमेट बोझ नहीं है, बल्कि इंसान के जीवन को बचाने का काम करता है। इसलिए विद्यालय आते समय या कहीं भी जाते समय यदि आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट लगाना कभी न भूलें। हेलमेट बाजार में, छोटे मार्ग पर या लंबे मार्ग पर कहीं भी जाना हो, इसे वाहन चलाने के दौरान अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यातायात प्रभारी ने उपस्थित विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना करने का संकल्प दिलाया। हेड इंजरी है जैसे, और केस पे जो पसलियाँ क्रैक हुई है उसका इलाज नहीं हो सकता है। इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस रखना है। जब भी आप अपने पापा के साथ जाते हैं, भाई के साथ जाते हैं, अंकल के साथ जाते हैं, सबसे पहले यही कहना है कि आप सीट बेल्ट लगाएं, और मैं भी लगाऊंगा आपके साथ, ठीक है ना। लगाना है सीट बेल्ट। कंपनी इसलिए देती है सीट बेल्ट कि हाँ, हमारा जो कस्टमर है सुरक्षित रहे, एक्सीडेंट नहीं हो, अपने आप को बचा सके। आप लोग गाड़ी के कलर पर नहीं जाना है। कई बार हम कलर पर चले जाते हैं जी, लाल रंग की गड्डी लेनी है जी, काले रंग की गड्डी लेनी है। उसमें आपकी फैसिलिटी के क्या स्रोत लग रहे हैं, आपकी सुरक्षा के क्या स्रोत लग रहे हैं, वो देखें। क्यों वो नहीं देखते हैं और गाड़ी ले लेते हैं, जब छूट जाते हैं, जब दिक्कत आ जाती है। क्या उसमें ABS सिस्टम है कि नहीं है, एंटी ब्रेक सिस्टम है या नहीं है, पावर स्टीयरिंग, पावर चीज़ें हैं कि नहीं है, सीट बेल्ट लगा है या क्या एयर बैग है या नहीं है, वो चीज़ देखें आप। मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा तथा सड़क यातायात नियमों का हमेशा पालन करूंगा। आज यातायात ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी इस विद्यालय में पहुंचे अनिल जी, और उन्होंने बच्चों को जो भी नियम हैं, निर्देश हैं, उनसे अवगत करवाया और बहुत शानदार बच्चों ने रिस्पॉन्स भी दिया और उनको मेडल से सम्मानित किया गया। तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ यातायात ट्रैफिक पुलिस अधिकारी का। आज सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात नियमों की पालना के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में जो छात्रों का स्कूल है, वहाँ पर बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया कि ट्रैफिक रूल्स हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, एक्सीडेंट कैसे होते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और उनके बारे में बताया गया है। और युवा वर्ग जो है, क्योंकि स्कूलों के बच्चे युवा वर्ग होते हैं, क्योंकि वाहन को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, चलाते हैं, और उनको बताया गया कि वाहन को तेज़ी से नहीं चलाएं, ओवरटेक नहीं करें, और जब भी किसी के साथ जाते हैं चौपहिया वाहन में सीट बेल्ट का उपयोग ज़रूर करें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाने दें। इसके साथ साथ एक्सीडेंट होता है जब, तो वहाँ वीडियोग्राफी करने लग जाते हैं, फोटोग्राफी करने लग जाते हैं, तो वो नहीं करके जो पीड़ित व्यक्ति है, गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, उसको तुरंत हॉस्पिटल भेजें, 104 को फ़ोन करें, 108 को फ़ोन करें, ताकि एक्सीडेंट गंभीर रूप से घायल व्यक्ति जो है उसको इलाज मिल सके, उसका जीवन बचाया जा सके। साथ के साथ जो सरकार की योजना है जीवन रक्षा योजना, उसके बारे में भी बताया गया, उसके बारे में जागरूक किया गया कि आगे से आगे कड़ी जोड़ी जाए, हर आदमी को पता चले कि ये जीवन में बहुत जरूरी है। गांव पक्का सारना के बाशिंदों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के दिशा चिंता को ज्ञापन देकर चक 25 LLW मुख्य मार्ग पर बनाई जा रही पुलिया को हटवाने की मांग की है। गांव पक्कासर के निवासियों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर चक नंबर 25 LLW में मुख्य सड़क पर बिना स्वीकृत बनाई जा रही पुलिया को हटाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि चक नंबर 25 LLW में श्रीगंगानगर रोड से आहाना रिसोर्ट के सामने से लिंक रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसमें लिंक रोड का निर्माण करने वाले द्वारा बिना स्वीकृति के पुलिया का निर्माण पाइप डालकर किया गया है। ज्ञापन के अनुसार यह पूर्णतः अवैध है। उक्त जगह पर पुलिया स्वीकृति ही नहीं है और उक्त पुलिया बनाने पर उक्त सड़क पर आने जाने वाले किसानों व आम आदमी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन में कहा गया है कि उक्त पुलिया बनने से किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए उक्त पुलिया बाबत लगाई गई पाइप को हटवाया जाए ताकि किसी प्रकार का जानी नुकसान न हो सके। ज्ञापन में पाइपलाइन को तुरंत प्रभाव से हटवाकर सड़क का निर्माण करवाने की मांग की गई है। ऐसा न होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। हमारे एक्शन साहब से मिले, उनको ज्ञापन दिया भी हमारे जो पक्का सारना की चक नंबर 25 LLW से डामर वाली सड़क बन गई,
जो चांपावड़ी की साइड से जाएगा, उसमें क्या है कि मेन रोड से पास में ही है जो पत्थर की बड़ी बड़ी पाइपें होती है, वो 3 पाइपें अवैध रूप से डालकर सड़क के नीचे, जिससे सड़क तो कमजोर होगी। उसके अलावा अगर वहाँ पुलिया बनेगा तो आने जाने वालों की भी समस्या होगी, इसलिए हम गाँव से 20-30 लोग आकर एक्शन साहब को दिया। एसएफआई ने इसी माह आने वाले बजट सत्र में हनुमानगढ़ के विधियम फार्मेसी कॉलेज का सरकारीकरण किए जाने की मांग की है। राजस्थान में इस बार आगामी बजट मार्च की बजाय जनवरी में यानी इसी माह पेश किए जाने की संभावना है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय ने सभी विभागों को सर्कुलर भी जारी कर दिया। अशोक गहलोत सरकार समय पूर्व बजट पेश किए जाने की संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न तैयारियों में लगी है। दूसरी ओर प्रत्येक तबके ने अपने हितों के दृष्टिगत राज्य सरकार से उनके लिए बजट रखने की उम्मीद जताई है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए विद्यार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही बजट सत्र लेके आ रही है, लेकिन राज्य सरकार को चाहिए कि वे पहले के बजट सत्रों में घोषित किए गए सरकारी विद्यालयों, सरकारी कॉलेजों में चल रहे रिक्त पदों को भरे। उन्होंने कहा कि बहुत से सरकारी कॉलेज ऐसे हैं जिनमें लेक्चरर्स की कमी चलती आ रही है। विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षा विभाग का शाला दर्पण स्पष्ट तौर पे बता रहा है कि बहुत से विद्यालयों में और महाविद्यालयों में व्याख्याताओं की कमी चली आ रही है। बार बार हो रहे पेपर लीक प्रकरणों के संदर्भ में सख्त कानून बनाया जाए ताकि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ न हो सके। एसएफआई के यश चिलाना ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर लॉ कॉलेज है, मगर वह सरकारी नहीं है। इस कॉलेज को सरकार सरकारी कॉलेज बनाए ताकि विद्यार्थियों की फीस में कटौती हो सके। उन्होंने कहा कि पूरे राजस्थान में मात्र एक फार्मेसी कॉलेज है जो हनुमानगढ़ में है, लेकिन इसमें भारी भरकम फीस है। इस वजह से विद्यार्थी यहाँ एडमिशन लेने से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ठेके के नाम पर शिक्षा का निजीकरण कर रही है जो विद्यार्थियों के हित में नहीं है। इस प्रथा को भी खत्म किया जाना चाहिए। राजस्थान सरकार का जो इस बार बजट आने वाला है, जो अशोक गहलोत ने कहा है कि यह पूर्णतः स्टूडेंट्स पर रहेगा, तो उसमें हम सबसे पहले ये मांग करना चाहते हैं कि जो सरकारी कॉलेज में एसएफएस संवित पोषण योजना जो एसएफएस है, जिससे सरकारी कॉलेज में भी हर स्टूडेंट से फीस ली जा रही है, तो सबसे पहले उस पर कार्य कर एसएफएस को रद्द करना चाहिए। सरकारी कॉलेज में जो भी पढ़ाई होगी वह पूर्णतः सरकारी होनी चाहिए, जिससे बच्चों को सुविधा मिल सके और वह अपनी पढ़ाई को, हर बच्चा अमीर गरीब उस पढ़ाई को आराम से कर सके, जिसके लिए उसको कोई भी अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, राजस्थान सरकार को इस बार बजट में खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार तकनीकी शिक्षा की बात करती है कि हम तकनीकी में आगे लेके जाएंगे, तकनीकी में रोजगार देंगे, उसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार को बजट में कंप्यूटर शिक्षा को सरकारीकरण करना चाहिए। पूरे राजस्थान में एक भी जगह कंप्यूटर शिक्षा, चाहे वह सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज एंड महाविद्यालय, किसी में भी महाविद्यालय और स्कूलों दोनों में वह कंप्यूटर शिक्षा प्राइवेट है, जिसे वह पूर्णतः सरकारी करे। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने की राजस्थान सरकार खुशी मना रही है। इसी बीच अभी जो राजस्थान सरकार का लास्ट बजट है वो आने वाला है, तो युवाओं की हमारी ये मांग रहेगी कि जो एएनएम और जीएनएम की भर्ती 2013 और 2018 जो अभी तक जो पहले सरकार थी उसने अटका दी, फिर अब गहलोत सरकार आई, इसने भी अभी तक उसका कोई समाधान नहीं किया। जो युवा है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो हमारी ये मांग रहेगी कि जो 2013 भर्ती और 2018 एएनएम जीएनएम उसका निस्तारण करे, युवाओं को ज्वाइनिंग दे। इसके साथ साथ जो बेरोजगारी बढ़ रही है राजस्थान के अंदर, बेरोजगारी के अंदर जो इंटर्नशिप लागू की है राजस्थान सरकार ने, उसके अंदर जो ड्यूटियां लगा रहे हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यूथ के ऊपर, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्योंकि वो विद्यार्थी है 4 घंटे वहाँ जाएगा तो वो पढ़ेगा कैसे, वो कैसे कोचिंग जाएगा, कैसे अपनी तैयारी करेगा। तो ये गलत नीति जो राजस्थान सरकार लेकर के आई है, इसके भी हटाया जाए। राजस्थान सरकार का जो बजट सत्र अभी आने वाला है, जो विद्यार्थियों की मुख्य मांगे हैं, सबसे पहले तो ये मांगे हैं कि जो भी सरकारी कॉलेज और सरकारी स्कूल में है उसमें अभी भी पूरे लेक्चरारों और टीचरों की व्यवस्था नहीं है। शाला दर्पण ये चीख कर कह रहा है मुख्यमंत्री महोदय कि वहाँ अभी भी जो इतने लेक्चरारों की सीटें खाली पड़ी हैं, पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन आपके जिस तरह से भर्ती निकल रही है और जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, विद्यार्थियों को भविष्य जो नष्ट किया जा रहा है, इसके लिए राजस्थान सरकार से यही मांग रहेगी इस बजट सत्र में कि इस बजट सत्र में एक ऐसा जो कानून सरकार ने बनाया था उसको पालना भी ढंग से की जाए और पेपर लीक पर रोक लगे। और उसके साथ साथ जैसे कि हनुमानगढ़ में लॉ कॉलेज नहीं है, हनुमानगढ़ की विद्यार्थियों की मांग है कि यहाँ सरकारी लॉ कॉलेज मिले। और पूरे राजस्थान में जो फार्मेसी का एक कॉलेज है सरकारी, एकमात्र सरकारी कॉलेज फार्मेसी का, जिस फार्मेसी के विद्यार्थी दर दर की ठोकरें खा रहा है और बहुत भारी भरकम फीस देकर पढ़ रहा है। इसलिए हमारी मांग रहेगी कि सरकारी कॉलेज फार्मेसी का और लॉ का जो राजस्थान सरकार दे। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार से हमारी ये मांग रहेगी कि जो भी सरकारी कॉलेज जो ठेके पर दिए गए सोसाइटी के नाम पर जो निजीकरण किया जा रहा है, उसको वो प्रथा को बदलकर सरकारी टीचरों और लेक्चररों की व्यवस्था की जाए।
और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के लिए। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन पुलिस ने सुरेशिया मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। जंक्शन पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एएसआई भूप सिंह ने बताया कि दिनांक 30/7/2022 को सेक्टर नंबर 6 निवासी किशन सिंह राजपूत ने जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके घर के बाहर खड़ा उसका मोटरसाइकिल कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा कर ले गया। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में पुलिस ने सुरेशिया वार्ड नंबर 60 निवासी कानू उर्फ रवि नायक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी से मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया। आज आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 30/7/22 को किशन सिंह राजपूत निवासी सेक्टर नंबर 6 हनुमानगढ़ जंक्शन ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि मेरे घर के आगे से कोई अज्ञात व्यक्ति है वो मोटरसाइकिल चोरी कर ले गए। इस संबंध में मुखबिर मामूल किए गए। मुखबिर मामूल करने के बाद में जरिए मुखबिर सूचना मिली कि उक्त मोटरसाइकिल को है वो कानू उर्फ रवि नायक निवासी वार्ड नंबर 60 सुरेशिया हनुमानगढ़ जंक्शन चोरी करके ले गया था, जो इस मोटरसाइकिल को जयसवारी प्रयोग कर रहा था, जिसे दिनांक 8/1/23 को गिरफ्तार किया गया है और बाद गिरफ्तार इसे आज मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया है और अब इसे पेश न्यायालय कर जैसे पूछताछ में इसने एक मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। हाँ, जो मेरा सेक्टर नंबर 6 से मोटरसाइकिल चोरी किया वो मोटरसाइकिल बरामद हो चुका है। गांधीनगर निवासी विजय कौशिक ने अपनी पोत्री का जन्मदिन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को जरूरत का सामान उपलब्ध करवाकर सादगी से मनाया। गांधीनगर निवासी छोटी बच्ची निष्ठा कौशिक ने आज अपना जन्मदिन गरीब झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के साथ मिलकर मनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बच्ची निष्ठा कौशिक के दादा विजय कौशिक ने बताया कि बच्ची का जन्मदिन सनातन संस्कृति के अनुसार सादगी से मनाया गया। जन्मदिन पर तड़क भड़क और व्यापक खर्चे की बजाय उसको सार्थक मनाते हुए जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को उनकी जरूरतों का सामान भेंट किया गया। उन्होंने आम जन से इस भीषण सर्दी के मौसम में निर्धन परिवारों की मदद करने का आह्वान करते हुए कहा कि जन्मदिन जैसे कार्यक्रमों में बहुत बड़ा खर्च करके नहीं बल्कि गरीबों की सहायता करके ऐसे आयोजन होने चाहिए, तभी आयोजनों की सार्थकता है। आज मेरी पोती निष्ठा कौशिक का जन्मदिन है। वैसे तो जन्मदिन एक बहुत ही उत्सव की बात होती है और उत्साह से मनाया जाता है। समाज के अंदर एक प्रचलन सा है कि इसमें बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाए, अपने रिश्तेदारों को बुलाया जाए और उस पर उनको खान पान और खूब अच्छे से लंबा चौड़ा खर्चा उस पर किया जाए। लेकिन हमारी मानसिकता थोड़ी सी अलग है, क्योंकि बेटियां तो सबकी साझी होती हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान भी सरकार की ओर से चला हुआ है। तो हमने झुग्गी झोपड़ी से बच्चियों को ला करके ये उत्सव मनाया और इसमें ये बच्चियां बहुत ही खुश हुई, उसके अंदर शरीक हुई और बहुत ही इनके चेहरे पर खुशी देख करके
बहुत हमें अच्छा लगा। और मैं समझता हूँ कि समाज के अंदर इसी तरह से जो ज़रूरतमंद गरीब बच्चियाँ हैं उनको बुला करके जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी और इस तरह के ये कार्यक्रम उत्साह के साथ मनाने चाहिए। माकपा तहसील कमेटी की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तहसील कमेटी की एक बैठक जंक्शन स्थित श्रमिक भवन में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड रामेश्वर वर्मा ने की। बैठक के संदर्भ में जानकारी देते हुए कॉमरेड रामेश्वर वर्मा ने बताया कि यह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित होती है। बैठक में पार्टी सदस्य बनाने के लिए योजना तैयार की जाती है। इसके अलावा पार्टी द्वारा किए गए काम का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया जाता है। बैठक में पुराने सदस्यों का नवीनीकरण करने के अलावा नए सदस्य बनाने पर भी विचार विमर्श किया जाता है। उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा पार्टी को चलाने के लिए सहयोग स्वरूप पार्टी को प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि बैठक में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाने का निर्णय भी लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ और उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ देश में भारी आक्रोश है। उनकी जन विरोधी नीतियों के कारण देश में गरीबी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जितने गरीब हैं उसके 80% हिंदुस्तान में ही निवास करते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम हो रहे हैं, हिंदुस्तान में पेट्रोल दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसानों को और ज्यादा सुविधाएं दिलाने के लिए संघर्ष करने बारे भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में कॉमरेड रामेश्वर वर्मा के अलावा अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज हमारी हनुमानगढ़ तहसील भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक तो हम हर साल जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पार्टी के मेंबर का नवीनीकरण करते हैं, उसके काम का लेखा जोखा करते हैं और नए सदस्य जो बनाने हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और वो जब नवीनीकरण करते हैं तो काम का लेखा जोखा और हमारी पार्टी के प्रत्येक सदस्य पार्टी को चलाने के लिए अपनी आमदनी में से एक निश्चित हिस्सा जो पार्टी की केंद्रीय कमेटी और पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन तय करता है वो हम तमाम साथियों से लेते हैं। एक तो ये सवाल था हमारा। दूसरा ये सवाल था कि अभी पूरे राजस्थान के अंदर हम एक राजनीतिक अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस की जो जन विरोधी नीतियां हैं जिनके कारण से देश में भारी पैमाने पे जो है गरीबी बढ़ी है, क्योंकि आज दुनिया के जितने गरीब हैं उसमें से 80% गरीबी हमारे हिंदुस्तान के हैं। हमारे यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल के भाव जो है वो बहुत ही कम हो गए। यहाँ तक कि हिंदुस्तान जो खरीद रहा है करीब 30% हम जो है रूस से खरीदते हैं और उसकी कीमत $7 प्रति बैरल है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भाव उसका राजस्थान की जो है बास्केट के हिसाब से पड़ता है $78 प्रति बैरल। और जब अप्रैल के अंदर $104 प्रति बैरल था और आज जो है $60 तक पहुँच गया जो हम खरीद रहे हैं रूस से, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के भाव में कमी नहीं कर रहे। जब मोदी जी आए तो भाव था रसोई गैस का 400 रुपये के आसपास। गंगानगर में इस पर चर्चा करेंगे तो। और उसके बाद किसान का जो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उस आंदोलन के बाद भी उनकी बुनियादी मांगे ज्यों की तो पड़ी हैं और 750 किसानों ने आहुति दी है। तो हम कह रहे हैं कि ऐसी सरकारों के खिलाफ जनता में जो भारी असंतोष है उसके खिलाफ हम राजनीतिक अभियान चलाएंगे और फरवरी के अंतिम सप्ताह या उसकी तारीख अगली मीटिंग में तय करेंगे। मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर हम बहुत बड़ी रैली हनुमानगढ़ जिले की, हनुमानगढ़ जो है जिला मुख्यालय पर करेंगे। एक इस पर चर्चा की। दूसरा, अभी जो है केंद्र के अंदर भारतीय खेत मजदूर यूनियन, उसके साथ साथ जो है अखिल भारतीय किसान सभा के संबंध में भी हमारे यहाँ आज चर्चा होगी। और उसके साथ साथ हम चुनाव का भी जो है नवंबर-दिसंबर में चुनाव है, उस चुनाव के लिए हनुमानगढ़ में हमने देखा है कि चुनाव लड़ने के लिए क्या प्रस्तुतियाँ हैं, उसके बारे में अगली मीटिंग में तय करेंगे कि उसका चुनाव लड़ना है। उसके बीच से तैयारियां हम कर रहे हैं कि राजस्थान की विधानसभा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मुकाबले में लोगों की बात करने वाले, किसानों की, मजदूरों की, विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम चाहते हैं वो प्रतिनिधित्व बड़ी संख्या में होगा तो प्रभावित करेगा। जब हम केंद्र के अंदर हमारे वामपंथ के 61 सांसद थे तो हमने मनरेगा का कानून पास करवाया और मनरेगा के कानून, उसके अंदर हम सूचना के अधिकार का कानून पास करवाया। और मनरेगा में ये था कि आम लोगों को रोजगार मिलेगा। शुरुआत में 100 दिन का था, उसके बाद इसको बढ़ाएंगे, न्यूनतम मजदूरी इसकी बढ़ाएंगे। पर हालत ये है कि 100 दिन भी काम नहीं मिल रहा। गत वर्ष तो 50 जो है प्रतिशत लोगों को काम नहीं मिला। और स्थिति ये है
कि मनरेगा के अंदर जो अलॉटमेंट है केंद्र सरकार का उसको कम कर रहे हैं। उनकी मजदूरी में कुछ बढ़ोतरी हुई है, उसके हिसाब से तो और बढ़ना चाहिए था। सरकार ये कह रही है कि इसमें आएगा, जो हमारे पास पैसा नहीं है। हालत ये है कि केंद्र सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपया अपने कार्यकाल में बड़े पूंजीपतियों का, कॉर्पोरेट घरानों का माफ कर दिया। अगर वो पैसा ही लगाया होता तो लोगों को रोजगार मिलता, वो पैसा लगाया होता तो किसानों का कर्ज माफ होता, वो पैसा लगाया होता तो तमाम लोगों को रोजगार मिलता मनरेगा के तहत। इन सारे सवालों पर चर्चा करके हम आम लोगों को जागरूक करने का और चुनाव के अंदर वामपंथ का दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर जो है अच्छा प्रतिनिधित्व हो, जो जनता की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है सरकार के ऊपर रोक लगाए। अखिल भारतीय बैरागी महासभा द्वारा टाउन की पारी कॉलोनी निवासी श्रीमती नौरंगी देवी को महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। टाउन के वार्ड नंबर 26 पारिक कॉलोनी निवासी श्रीमती नौरंगी देवी धर्मपत्नी श्री लक्ष्मण जी स्वामी को अखिल भारतीय बैरागी महासभा का महिला विंग का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस संदर्भ में आज पारिक कॉलोनी वार्ड नंबर 26 में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नौरंगी देवी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र कुमार बैरागी के आदेशानुसार एवं महिला विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीता स्वामी की अनुशंसा पर राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान विद्याधर स्वामी द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि वे संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य करते हुए संगठन को तरक्की की राह पर ले जाने का पूरा प्रयास करेंगी। इस मौके पर बैरागी स्वामी समाज के लोग उपस्थित रहे। स्वामी समाज के लिए पूरे तन मन धन से इसमें सहयोग करूंगी। उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष विद्याधर जी। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।